पहले स्टार्ट करते हैं केस से। हमारे पास एक पेशेंट है जिसकी पीएच जो है वो 7.20 है। PaCO2 यानी कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो तकरीबन हमारे पास 25.3 mmHg, यहाँ पर यूनिट नहीं लिखा हुआ लेकिन mmHg है। और HCO3 जो है हमारे पास 16 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। तो अब आप मुझे बताएं कि इस पेशेंट के अंदर कौन सा एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस है। अगर जितनी भी आपकी छोटी मोटी मालूमात है इसके हवाले से तो वो आप मुझे बताएं। अच्छा, मैं मेरिन पाथ में कह रही है प्रिपेयरिंग फॉर MRCP, वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो चलें, आप मुझे बताएं कि ये जो पेशेंट है इसमें कौन सा एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस मौजूद है। जस्ट गैस कर ले अगर किसी को आता नहीं है, और जिसको आता है तो वो मुझे बता दे। अच्छा, बाकी अगर किसी को पता नहीं है तो वो ये लिख सकता है नो आइडिया, डोंट नो, इस तरीके से लिख सकता है, ताकि उससे भी मुझे अंदाजा हो जाए कि आपको नहीं पता या नहीं आता। हाँ जी। डॉक्टर हसन, जहरीन ने ज्वाइन करा है, सानिया, और बताया मुझे। अच्छा, सानिया कह रही है नो आइडिया। कोई बात नहीं। अच्छा जी, ये जो मैंने आपको केस दिया है काफी ज्यादा एक समझ लें बेसिक केस है, और इसमें कोई इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन नॉर्मली जब बॉडी में पीएच जो होती है, पीएच हमारी तकरीबन 7.35 से लेके तकरीबन 7.45 तक, ये नॉर्मल रेंज होती है पीएच की ना। 7.35 से लेके 7.45 तक ये नॉर्मल रेंज होती है। अगर नॉर्मल रेंज से कम हो जाए तो उसको हम एसिडोसिस कहते हैं, और ज्यादा हो जाए तो अल्कलोसिस कहते हैं। उसके बाद डिफरेंट आ जाता है कि मेटाबॉलिक है, रिस्पायरेटरी है, ये डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हमारे ये वाला जो पेशेंट है इसकी पीएच जो है ये 7.20 यानी कि 7.35 से कम है। तो यानी कि ये एसिडोसिस का पेशेंट है, ठीक है। एक जर्नल हम इंटरप्रिटेशन जब करने जा रहे होते हैं तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट लेते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक अगर इसके थोड़ा बारे में पता होता तो आप मुझे कोई ना कोई इसी तरीके का आंसर देते कि एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है, जो भी आपको पता होता। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है जो बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं करते और स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होता, वो ये होता है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो रिपोर्ट आपके पास आई है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। और ये जो रिपोर्ट मैंने शेयर करी है आपके साथ ये इनकरेक्ट है। अब हमें कैसे पता लगता है कि आपकी जो एबीजीज निकल कर आई हैं वो मशीन से बिल्कुल सही निकल कर आई हैं या खराब, कैसे चेक करते हैं वो अब मैं इसमें आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले हम वही चेक करते हैं। नंबर टू, फिर हमारी ये चीजें आ जाती हैं कि वो कौन सा एसिड बेस्ड डिसऑर्डर है। एक दफा आपको पता चल जाता है हाँ जी ये रिपोर्ट ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट प्रोसीजर पे जाते हैं कि हाँ जी अब ये कौन सा डिसऑर्डर है, क्या प्रॉब्लम है, वो सब चीजें हम देखते हैं जो कि हमने इस क्लास के अंदर देखनी है। और आप एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे तो मजा आएगा, वरना आपको भी सीखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको नहीं आता तो आप फौरन लिख दें नो आइडिया, ताकि हमारा टाइम भी जाया ना हो और हम लोग आगे चलें। और अगर आता है तो उसको भी आप लिख दें कि हाँ जी ये प्रॉब्लम है, और यहाँ पर ये मुझे लग रहा है कि ये चीज होनी चाहिए। सीखने के लिए बैठे हैं, कोई मसला नहीं है, अगर गलत भी बताएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं। सबसे पहले डिस्कशन हमारी ये होगी कि एसिड बेस्ड डिसऑर्डर मालूम ही करना क्यों जरूरी है। बेसिकली इससे क्या फर्क पड़ता है अगर पेशेंट में कोई एसिड बेस्ड डिसऑर्डर चल रहा है, तो उसमें बेसिकली क्या चेंजेस आएंगे, सिम्टम्स क्या होंगे उस पेशेंट के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एसिडोसिस के जो सिम्टम्स होते हैं, यहाँ पर पेशेंट की जो बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है नर्वस सिस्टम पे, बेसिकली वो होता है हेडेक, स्लिपनेस, कंफ्यूजन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉमा, इवन कॉमा तक में पेशेंट जा सकता है। यहाँ पर दूसरी चीज रिस्पायरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफिंग ये स्टार्ट हो जाती है। हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, अरिथमियास, इंक्रीज हार्ट रेट, यानी कि हार्ट अरिथमियास एक पूरी हार्ट की डिजीजेस हैं जो आपके कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, और उसकी वजह से हार्ट हार्ट के रिदम्स जो हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, उसको बेसिकली हम अरिथमियास कहते हैं। यहाँ पर पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ सकता है एसिडोसिस के अंदर।
मस्कुलर सिस्टम पे बेसिकली सीजर्स पड़ सकते हैं पेशेंट को, वीकनेस हो सकती है मसल। डाइजेस्टिव सिस्टम पे नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये पेशेंट में कॉमन सिम्टम्स हैं जो एसिडोसिस में आपको देखने को मिलते हैं। और ये बहुत ज्यादा कॉमनली आपको इमरजेंसी में भी जो पेशेंट्स आते हैं ना, अक्सर आपको इन्हीं सिम्टम्स के साथ मिलेंगे। ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि एसिड बेस बैलेंस जो है बॉडी के अंदर वो बहुत जरूरी है। अगर वो बैलेंस रहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि एसिड बेस बैलेंस होना क्यों चाहिए। वो इसलिए कि अगर आपका, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो पीएच है आपकी बॉडी की, जो ब्लड पीएच है, बेसिकली ये ब्लड की पीएच होती है 7.35 से लेके 7.45 तक। ये वो पीएच है जिसकी रेंज में अगर ये पीएच होती है तो आपके बॉडी के जो इंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो सही तरीके से फंक्शन करते हैं। यानी कि उनके लिए एक एनवायरनमेंट है, जैसे आप हैं, आपके लिए एक एनवायरनमेंट है कि टेम्परेचर इतना हो सकता है, मैक्सिमम 40-50 तक चला जाता है। लेकिन मिसाल के तौर पर आप एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ टेम्परेचर 60 से ऊपर हो गया है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। जाहिर बात है आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप उस एनवायरनमेंट में काम भी नहीं कर सकते। एक मैं कोरिलेशन बता रहा हूँ। इसी तरीके से आपके जो बॉडी एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इनको भी फंक्शन करने के लिए एक जाहिर बात है एक इन्वायरमेंट चाहिए। वो इन्वायरमेंट जो है वो बेसिकली इस पीएच के अंदर डेवलप होता है। जब वो सारा फंक्शन चल रहा है, अभी आपकी बॉडी सारा फंक्शन कर रही है, सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही है, वो इस पीएच के अंदर हो रही है। अगर पीएच बिगड़ती है तो वो सारा फंक्शन जाहिर बात है डिस्टर्ब हो जाएगा। आपके एंजाइम फंक्शन नहीं कर सकेंगे, प्रोटीन फंक्शन नहीं कर सकेंगे, और बेसिकली सिम्टम्स क्या आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे सिम्टम्स आपको दिखेंगे। अल्कोलोसिस के अंदर भी सेम टाइप के सिम्टम्स, लेकिन थोड़े से डिफरेंट। जैसे कि यहाँ पर भी आपको कंफ्यूजन देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको लाइट हेडेडनेस, यानी कि बहुत ज्यादा ऐसा ड्राउजीनेस, जैसे चक्कर आ रहे हैं, उस तरीके का पेशेंट को फील होगा। कॉमा यहाँ पर भी मिल सकता है हमें। इसके अलावा पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है, इसके सिम्टम्स काफी ज्यादा परमानेंट होते हैं। ये अक्सर उन लोगों में भी आपने देखा होगा जिनको एंजाइटी प्रॉब्लम होती है। यानी कि एक ऐसा बंदा जिसको स्टेज पे जाने का मतलब जाहिर बात है कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत टाइम पे स्टेज पे नहीं जाता, तो अक्सर क्या होता है अगर आप उसको अचानक से स्टेज पे खड़ा कर दें तो उसमें क्या होता है, बेसिकली एंजाइटी डेवलप हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट तेजी से ब्रीथिंग करने लगता है। तेजी से ब्रीथिंग करने लगता है, उसी के अंदर अल्कोलोसिस डेवलप होता है। तो वहां पर आप पेशेंट में देखेंगे ट्रेमर्स, हाथ हिल रहे हैं, पैर हिल रहे हैं, नमनेस। अक्सर कभी हो सकता है आप लोगों में से भी किसी के साथ फील हुआ हो आपको कि नमनेस हो रही है बॉडी में, तो उसमें भी क्या हो रहा होता है कि आप जाहिर बात है तेजी से रिस्पायरेशन कर रहे होते हैं। उसकी वजह से बॉडी का मेटाबॉलिक, या फिर समझ लें बेसिकली अल्कलाइन फंक्शन या बेसिक फंक्शन जो है एसिडिक फंक्शन, वो चेंज हो रहा होता है। एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस हो रही होती है, उसकी वजह से ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। जो हमें लग रहा होता है कि ये एंजाइटी की वजह से हो रहे हैं, तो वो केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, उसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स आ रहे होते हैं। जैसे कि मस्कुलर सिस्टम में ट्विचिंग, मसल स्पेजम, ठीक है, इस तरीके से आपको चीजें दिखती हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम में दोनों में सेम है, नॉजिया और वॉमिटिंग। वहां पर भी आपको नॉजिया और वॉमिटिंग, यहाँ पर भी आपको नॉजिया और वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एसिड बेस्ड डिसऑर्डर का पता हो, और फिर जैसे ही हमें पता लग जाए तो हम पेशेंट को फौरन ट्रीट कर दें उसके हिसाब से। ताकि जाहिर बात है अगर आप ट्रीट करेंगे तो फिर पेशेंट के सिम्टम्स भी रिलीव होंगे और पेशेंट सीवियर कंडीशंस के अंदर नहीं जा सकता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि जब आपको कोई एबीजीज की रिपोर्ट दिखती है, एबीजीज में मतलब हम एसिड बेस की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ब्लड पीएच का पता होना चाहिए, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि 7.35 से लेके 7.45 तक ये ब्लड की पीएच की रेंज होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो चीज आपको पता होना चाहिए वो बायकार्बोनेट है। बायकार्बोनेट बेसिकली क्या होता है, ये बेस होती है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगा बेस क्या होता है और बेसिकली उसमें क्या फर्क होता है, वो थोड़ा सा हम डिफाइन कर दूंगा। लेकिन बायकार्बोनेट बेसिकली बेस है। इसकी अगर आप रेंज देखें तो ये 22 से लेके 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अगर हम इसका बीच का नंबर लें तो ये तकरीबन आप समझ लें ये हमारे पास 24 मिली इक्विवेलेंट, हम तकरीबन एक इसकी मिड रेंज अगर लें तो 24 हम इसका एक नॉर्मल नंबर रखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से PCO2, ये भी हमें इसका नंबर पता होना चाहिए। ये तकरीबन 33 से लेके 45 mmHg होता है। और अगर आप इसका नॉर्मल बीच का नंबर याद रखें तो 40। तो ये 40 जो है ये एक बीच की रेफरेंस रेंज है, आपको याद होना चाहिए कि अगर PCO2 की हम बात कर रहे हैं तो ये 40 नॉर्मल नंबर है। और इसी तरीके से अगर हम बाइकार्बोनेट की बात कर रहे हैं HCO3 की, तो 24 नॉर्मल नंबर है। बाकी रेंजेस मैंने आपको बता दी हैं, अगर आपको रेंजेस याद हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ब्लड पीएच, बाइकार्बोनेट और PCO3, ये क्या क्या होते हैं और कितने कितने होते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो अब हम लोग उस बात पर आ जाते हैं रिपोर्ट पर, कि सबसे पहले रिपोर्ट में जो आप चीज नोट करते हैं
वो होती है पीएच। और पीएच हमें बताती है कि ये एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। एसिडोसिस मतलब बॉडी के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट ज्यादा क्रिएट हो गया है, ठीक है। एसिड्स क्रिएट ज्यादा आपके बॉडी के अंदर डेवलप होना किसी वजह से, कोई मेटाबॉलिक फंक्शन की वजह से ज्यादा एसिडिक फॉर्मेशन हो रही है, तो उसकी वजह से बेसिकली आपकी पीएच क्या होती है, ड्रॉप हो जाती है। जितनी ज्यादा पीएच कम होगी, इसका मतलब पेशेंट एसिडोसिस के अंदर जा रहा है। जैसे कि अभी हमने नॉर्मल रेंज की बात करी थी 7.35 से लेके 7.45 तक, तो पीएच जो अगर आपकी नॉर्मल रेंज से नीचे जाने लग जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, एसिडोसिस कहेंगे। इसी तरीके से अल्कलोसिस क्या होता है, यानी कि बेसिक कंपाउंड बॉडी के अंदर ज्यादा जमा हो रहे हैं, बेसिक कंपाउंड बॉडी में ज्यादा जमा हो रहे हैं, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या डेवलप हो रहा है, अल्कलोसिस। अल्कलोसिस बेसिकली यहाँ पर आपकी पीएच जो है वो 7.45 से ज्यादा हो जाए तो इसको हम अल्कलोसिस कहते हैं। तो आप दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, एसिडोसिस और अल्कलोसिस। अगर आपकी बॉडी की पीएच कम हो जाए तो इसको हम एसिडोसिस कहते हैं, और पीएच नॉर्मल रेंज से बढ़ जाए तो इसको अल्कलोसिस कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? मुझे बताएं चैट बॉक्स में, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? फिर हम लोग इसको आगे डिफाइन करेंगे, और मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊंगा, ज्यादा हम डिफिकल्ट उसमें नहीं फंसेंगे मामलात में। जैसे कि वो आगे मैं आपको बताऊंगा, एक होता है उसमें बंदा फंस जाता है, लेकिन हम इसको इजी कर लेंगे और इजी कर लेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है? चैट बॉक्स में मुझे बताएं, यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि एसिडोसिस क्या है, अल्कलोसिस क्या है, हमें कैसे रिपोर्ट में कैसे पता लगता है? हमने देखा 7.35 से पीएच कम थी तो हमने बोल दिया एसिडोसिस है, और 7.45 से ज्यादा पीएच थी तो हमने इसको बोल दिया अल्कलोसिस है। ठीक है, क्लियर है? सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास दूसरे नंबर पर जो चीज आती है वो होती है हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन। अब यह आपने बहुत सारी जगह पर देखी होगी ये इक्वेशन, और अगर आपने एसिडोसिस के बारे में पढ़ा है कॉलेज लाइफ के अंदर, यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर, काफी दफा ये आती है। और अक्सर स्टूडेंट को एसिड बेस्ड डिसऑर्डर कभी समझ में ही नहीं आता, इससे बहुत डिफिकल्टी होती है कि ये किस तरीके का स्केल है, हमने किस तरीके से नोट करना है। जैसे कि वो आपको बताते हैं। अब एसिडोसिस और अल्कालोसिस दो टाइप का होता है। जैसे कि सबसे पहले एसिडोसिस की अगर हम बात करें तो एक होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एक होता है रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। आपने पीएच देखी, पेशेंट की पीएच कम थी, आपने उसको क्या बोला, एसिडोसिस है। अब एसिडोसिस के बाद अगला सवाल ये होता है कि कौन सा वाला एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक है कि रिस्पायरेटरी है। इसी तरीके से अल्कालोसिस भी दो टाइप का होता है, एक होता है मेटाबॉलिक और एक होता है रिस्पायरेटरी। ठीक है, तो हमने इसको फाइंड आउट करना होता है, और ये आप हैसलबैक इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट कर लेते हैं। सही है, या फिर आपको डिफरेंट मेथड्स बताए जाते हैं उसके थ्रू आप फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल एक इजी मेथड बताता हूँ और इससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि पीएच हमने देख ली पेशेंट की। पीएच जो है तो अगर कम होगी तो एसिडोसिस, ज्यादा होगी तो अल्कालोसिस। अच्छा, यहां पर जो मैंने बायकार्बोनेट के बारे में बात बताई थी, अब आपने एक अपने पास या तो स्क्रीनशॉट लेते रहना है या फिर अपने पास एक डायरी रखनी है ताकि आप चीजें नोट करते रहें। ठीक है, ये अपने पास आपने नोट करना है सारा, या स्क्रीनशॉट लेते रहना, यह इंपॉर्टेंट चीजें याद रखें। अच्छा, अब आपने समझना है कि हम किस तरीके से टेक्निक क्या लगा रहे हैं यहाँ पर एसिडोसिस और अल्कलोसिस देखने की। हम एसलबैक इक्वेशन में नहीं जाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम नहीं देख रहे। हम बिल्कुल एक आसान सी चीज देख रहे हैं, वो क्या चीज है, बायकार्बोनेट। बायकार्बोनेट मैंने अभी अभी आपको बताया ये बेस है। ठीक है, यानी कि बेस है, अगर ये बॉडी के अंदर ज्यादा होगा तो पेशेंट किस साइड पर जाता है, अल्कालोसिस की तरफ जाता है। किस साइड पर जाता है, अल्कालोसिस की तरफ। अगर बॉडी में बेस ज्यादा होती है तो अल्कालोसिस, और अगर एसिड ज्यादा होता है तो फिर क्या चीज होती है, एसिडोसिस। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिंपल चीज समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमने देखना क्या। सबसे पहले आपने यहाँ पर देखा पीएच जो है वो आपकी पेशेंट में कम है। ठीक है, पेशेंट में पीएच कम है तो आपने इसको बोल दिया एसिडोसिस। आप मुझे बताएं, अगर एसिडोसिस है तो बॉडी के अंदर जो बायकार्बोनेट है, बेस है, वो ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? इन द एसिडिक कंडीशन बेस ज्यादा होगी, बॉडी में कम होगी? सिंपल सा सवाल है। अगर पेशेंट एसिडिक कंडीशन के अंदर है तो बेस ज्यादा होगी या कम होगी? अब मैंने बताया था बेस ज्यादा होती है तो अल्कालोसिस होता है, और जाहिर बात है कम होती है। वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, कम होगी, है ना। जनरली आपके दिमाग में ही बात ये आ रही है कि हाँ जी, अगर एसिडिक कंडीशन है तो बेस को कम होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप बात समझना, अगर आपकी पीएच कम है और साथ में आप देख रहे हो कि आपकी बायकार्बोनेट का लेवल भी ड्रॉप हुआ हुआ है, यानी कि अभी जो हमने रेंज की बात करी है 24 से बायकार्बोनेट नीचे हुआ हुआ है, यानी कि पेशेंट को क्या चीज है, एसिडोसिस है। और ये कौन से टाइप का एसिडोसिस है, इसको आप कहोगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसको आप क्या कहोगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है,
मेटाबॉलिक एसिडोसिस। चलें अब मैं एक और कंडीशन आपको बताता हूँ। आपने पेशेंट को देखा दोबारा से, पेशेंट की जो बेसिकली पीएच थी वो कम थी, ठीक है, पीएच कम थी, आपने क्या बोला, पेशेंट को एसिडोसिस है। अब नंबर 2 सवाल क्या आया कि भाई जाहिर बात है बाइकार्बोनेट को देखते हैं, पीएच कम थी लेकिन बाइकार्बोनेट आपने जब देखा तो ये इंक्रीज हुआ था। पीएच कम है लेकिन बाइकार्बोनेट इंक्रीज हुआ है। अब ये बात आपके दिमाग में सेंस बना रही है कि पीएच कम है और बाइकार्बोनेट ज्यादा हुआ है बॉडी के अंदर? बताएं, ये सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा? पहली वाली बात में हमारा सेंस बन रहा था ना, पहली वाली बात में सेंस बन रहा था कि हाँ जी आपकी पीएच कम है तो जाहिर बात है बाइकार्बोनेट को भी कम होना चाहिए, पहली वाली बात का सेंस बन रहा था। इसका कोई सेंस बन रहा है कि बेस ज्यादा है और फिर भी एसिडिटी हुई हुई है? ऐसा हो सकता है कि खाना खाया हुआ है लेकिन फिर भी भूख लग रही है? ये इस तरीके की बात हो गई कि खाना खाया हुआ है आपने लेकिन आपको फिर भी भूख लग रही है, तो ये कोई सेंस की बात होती है? नहीं, सेंस की बात नहीं है ना ये, मतलब इलॉजिकल बात लग रही है कि एसिडिटी है और पेशेंट को आप बेस देख रहे हो तो वो बॉडी में ज्यादा है। तो ये कंडीशन कौन सी होती है? ये कहलाती है रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। आपने याद रखना है, अगर बात सेंस कर रही है तो मेटाबॉलिक, अगर सेंस नहीं कर रही तो रिस्पायरेटरी। ये बहुत आपको मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, आप हेसलबेक इक्वेशन में फंसेंगे बहुत ज्यादा, आपको मतलब वो डिफिकल्टी होती है समझने में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये सिंपल से बात कर रहा हूँ, सेंस और बेसिकली अगर सेंस नहीं बना रही बात, अगर सेंस बन रहा है तो मेटाबॉलिक कंडीशन है, अगर सेंस नहीं बन रहा तो कौन सी कंडीशन है? रिस्पायरेटरी कंडीशन है, ठीक है, रिस्पायरेटरी कंडीशन है। अभी वो मैं बता दूंगा रिस्पायरेटरी में क्या वजह होती है कि इस वजह से आपकी बॉडी में ये परफॉर्मेंस मतलब बेसिकली ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है। तो यहां तक बात क्लियर है तो मुझे बताएं, फिर हम अल्कालोसिस की तरफ चलते हैं। या यहाँ तक कोई मसला है? कोई भी मसला है तो लिख दें अगर समझ नहीं आई। क्लियर है यहाँ तक बात? सेंस कर रही है या नहीं कर रही ये देखना है। अब नीचे वाले में भी यही चक्कर है, कुछ अलग चक्कर नहीं है, नीचे वाले में भी यही चक्कर है। पीएच बॉडी के अंदर ज्यादा हुई हुई है, पीएच बॉडी के अंदर ज्यादा हुई हुई है, तो आप पेशेंट को क्या बोल लो, पेशेंट को आप कह रहे हो कि अल्कालोसिस हुआ हुआ है, ठीक है, पेशेंट में पीएच बढ़ी हुई है, तो आप क्या कह रहे हो, पेशेंट को अल्कालोसिस हुआ हुआ है, ए एल लिख रहा हूं, अल्कालोसिस हुआ हुआ है, यानी कि बेसिक एनवायरमेंट है। आप मुझे बताओ अगर बेसिक एनवायरमेंट है तो बायकार्बोनेट बॉडी के अंदर ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? नॉर्मल सेंस वाली बात है, अगर बेसिक एनवायरमेंट है बॉडी के अंदर यानी कि पीएच इंक्रीज है, बेसिक एनवायरमेंट है, तो बेस को ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? सेंस वाली बात क्या बनती है? ज्यादा होना चाहिए, हाँ बिल्कुल। आपकी अगर बेसिक एनवायरमेंट है तो बेस को ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर हम बेसिकली क्या कहेंगे, अगर आपको यहाँ पर बायकार्बोनेट ज्यादा दिख रहा है विद पीएच इंक्रीज हुई हुई है तो इसको हम कहेंगे मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। अल्कालोसिस हमें कैसे पता लगा कि यहाँ पर आपकी पीएच ज्यादा बढ़ी हुई थी? अब हमने देखना था कि ये मेटाबॉलिक है या रिस्पायरेटरी है, उसके लिए हमने किसको देखा, बायकार्बोनेट को देखा। बायकार्बोनेट में हमने क्या चीज करी, ये सेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा, यानी कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ, आपने देखा कि अल्कोलोटिक कंडीशन है बॉडी के अंदर, यानी कि बेस ज्यादा हुई भी है, आपने बायकार्बोनेट को चेक करा, ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा था, आपने इसको क्या बोला, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है, ए एल लिख रहा हूं, अल्कलोसिस। अब हम एक और कंडीशन पे चलते हैं, वही सेम वाली चीज कि सेंस कर रही है कि नहीं कर रही। आपने पेशेंट की पीएच देखी, पीएच इंक्रीज थी, तो आपने पेशेंट को बोला जाहिर बात है पीएच इंक्रीज है तो ये अल्कालोसिस की कंडीशन है, अल्कालोसिस की कंडीशन है तो जाहिर बात है बायकार्बोनेट को ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप बायकार्बोनेट की तरफ आए बायकार्बोनेट ड्रॉप था, तो अब आप मुझे बताओ पीएच ज्यादा है और बायकार्बोनेट ड्रॉप है, ये सेंस कर रही है बात? ये सेंस नहीं कर रही बात, क्योंकि बेसिक कंडीशन में बेस ज्यादा होनी चाहिए लेकिन यहाँ पर बेस कम है, तो ये क्या हो गया, जब आपकी बात कोई सेंस नहीं करती तो उसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी। तो यहाँ पर यह है रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस, ठीक है, तो ये क्या है, रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो मैं एक छोटी सी केस दूंगा, आपने फिर मुझे बताना, ठीक है? तो आप यहां तक रेडी हो तो मुझे बता दो, फिर मैं आपको एक केस दे देता हूँ, फिर आप मुझे जल्दी से बता देंगे कि सिर्फ इतना ही बताना होगा कि एक तो एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है, नंबर 2 आपने ये बताना होगा कि वो मेटाबॉलिक है या रिस्पायरेटरी है। क्लियर है यहां तक बात? चलें ठीक है, मैं देता हूँ आपको एक केस देता हूँ, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपने सिर्फ पहले पीएच देखनी है फिर वो देखना है। चलें, आपका पास एक पेशेंट है जिसके पास पीएच आपने देखी, तो पीएच उस पेशेंट की थी बेसिकली
7.20। कितनी? 7.20। उसके बाद जब आपने उसका बाइकार्बोनेट, अभी हम किसी चीज को नहीं देख रहे, हम सिर्फ दो ही चीजों को देख रहे हैं, पीएच और बाइकार्बोनेट। जब आपने उसका बाइकार्बोनेट चेक किया तो वो बेसिकली था 18 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब आप मुझे सबसे पहले बताओ पीएच देख के कि ये एसिडोसिस है कि अल्कलोसिस है, सबसे पहले ये बताओ। वेरी गुड जरीन, वेरी गुड मैरीन, एसिडोसिस है। पीएच ड्रॉप हुई हुई है, इसका मतलब एसिडोसिस है। अच्छा, अब मुझे बाइकार्बोनेट देखकर बताओ कि वो सेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा। एसिडिक कंडीशन में बेस कम है, सेंस बना रही है कि नहीं बना रही? अगर बना रही है तो फिर बता दें, अगर नहीं बना रही तो फिर आपको पता है क्या बताना है। तो ये कौन सा है? सेंस है। तो फिर क्या है, मेटाबॉलिक है कि रिस्पायरेटरी है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये क्या हो गया? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्लियर है बात? चलो एक और केस देता हूं, आपने अब बताना है कि इसमें क्या कंडीशन है। चले, एक पेशेंट की पीएच आपने ली, वो पीएच हमारे पास पेशेंट की थी तकरीबन 7.56। ठीक है। और आपने जब इस पेशेंट का बाइकार्बोनेट देखा तो वो था हमारे पास 14। चलें जी, सबसे पहले आप मुझे पीएच देखकर बताएं कि ये एसिडोसिस है कि अल्कलोसिस है। अल्कलोसिस है। अच्छा जी, अब बेस देखो और बेस देखकर बताओ कि सेंस बना रही है कि नहीं बना रही। यानी कि एज अल्कलोसिस मतलब बेसिक कंडीशन के अंदर बेस, अब देखो ज्यादा है कि कम है, सेंस बना रही है कि नहीं बना रही? कि भाई बेसिक कंडीशन है, नहीं बना रही, सेंस नहीं बना रही। बेसिक कंडीशन है और बेसिक कम है, ये कैसे हो सकता है? तो ये क्या कंडीशन हो गई? रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अब तेज होगा यार, आप लोग बड़े फौरन फौरन जवाब दे रहे हैं माशाल्लाह। इसी तरीके से आपने याद रखना है ये बात को। ये मैंने ऐसा आपको पॉइंट बता दिया कि आपको तीसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, आप दो में ही बता देते हो कि ये क्या चीज है, फिर आप डायरेक्ट आगे बढ़ते हो। अब उसमें PCO2 भी लिखा होता है, फलाना चीज भी लिखी होती है, उधर आप बाद में जाने की जरूरत पड़ती है, आपको पहले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वरना यहाँ असल बैक इक्वेशन से समझाता तो फिर ऐसे समझाना पड़ता कि पीएच अगर ड्रॉप होगी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाइकार्बोनेट ड्रॉप होना चाहिए, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये ड्रॉप होना चाहिए, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल CO2 ड्रॉप होना चाहिए। एरो को फॉलो करें, आप वो फॉलो करते रहते हैं लेकिन आपको मुश्किलात होती हैं उसमें, तो इसलिए आपको मैंने सिंपल तरीका बता दिया, आपने ये देखना है, कभी भी आप भूलेंगे नहीं इस चीज को। ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। हमने देख लिया पेशेंट में अल्कालोसिस है कि एसिडोसिस है, फिर हमने देखा कि वो रिस्पायरेटरी है या मेटाबॉलिक है। अब मैं थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ कि आपकी बॉडी में रिस्पायरेटरी के अंदर बेसिकली ये आपको जो मेक सेंस नहीं बन रहा ना बाइकार्बोनेट का, वो क्यों नहीं बन रहा? वो इसलिए नहीं बन रहा कि जो आपकी बॉडी के अंदर PCO2 होता है, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया आपको कि HCO3 जो होता है ये बेस होता है, तो आपने याद रखना है जो CO2 होता है वो एसिड होता है। जितनी ज्यादा बॉडी के अंदर CO2 की एकोमिलेशन होगी उतना ज्यादा बॉडी में एसिडिक कंडीशन होगी। ठीक है, तो जब ही आपने देखा था कि रिस्पायरेटरी एसिडोसिस के अंदर आपको बाइकार्बोनेट सेंस नहीं कर रहा था, लेकिन उसमें क्या होता है बेसिकली इसी वजह से नहीं कर रहा होता क्योंकि रिस्पायरेटरी कंडीशंस के अंदर आपका CO2 डिस्टर्बेंस कर रहा होता है। CO2 अगर ज्यादा हो गया बॉडी में तो एसिडोसिस, CO2 कम हो गया तो अल्कलोसिस। कौन सा वाला? रिस्पायरेटरी। लेकिन मैं सिर्फ इसको सेंस करने के लिए बता रहा हूँ, याद आपने उसी तरीके से रखना है जैसे मैंने बताया है। लेकिन ये क्यों प्रॉब्लम हो रही है वो मैंने इसलिए बताया कि बेसिकली जो PCO2 होता है ये क्या होता है? एसिड होता है, ये बस आपने याद रखना है। जैसे ये बेस है, ये एसिड है। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। और अब हम लोग आगे चलते हैं और बाकी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक हमने बेसिकली ये मेथड देख लिया, और यहाँ पर आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है, लेकिन आप मेरी वाली बात याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पर PCO2 के रेफरेंस से बताया हुआ है, लेकिन मैंने आपको दोनों चीजें बाइकार्बोनेट के रेफरेंस से बताई हैं, मेक सेंस और नॉट मेक सेंस, उस तरीके से आपने याद रखना है। अच्छा, अब हम चलते हैं सबसे पहली कंडीशन पे अप्रोच में, यानी कि जो मैंने आपको अभी अभी बताई थी ना कि जब हम लोग बेसिकली पहली दफा पेशेंट का जब रिपोर्ट देखते हैं तो हमें कैसे पता लगता है कि रिपोर्ट ठीक है या खराब है, वो हमें कैसे चेक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक और फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, ये आप अपने पास लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले हमारे पास पेशेंट में ये फॉर्मूला क्या है? पीएच इक्वल टू, बल्कि पीएच नहीं, सॉरी, हाइड्रोजन आइंस।
हाइड्रोजन आइंस जो होते हैं ये भी बेसिकली एसिड होता है। हाइड्रोजन आइंस इज इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई बाय PCO2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय बाइकार्बोनेट HCO3, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने अभी याद रखना है कि क्या चीज है, 24 हाइड्रोजन आइंस इज इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई बाय PCO2 डिवाइडेड बाय HCO3, ठीक है। ये आप किस लिए यूज करते हैं फॉर्मूला, रिपोर्ट को चेक करने के लिए कि रिपोर्ट ठीक है कि गलत है। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी पहले वाले केस पे जो हमने देखा था। एसिडोसिस और अल्कालोसिस से पहले की बात है कि आप रिपोर्ट चेक करेंगे कि ठीक है कि नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर हमें बेसिकली आपने क्या करना है, हाइड्रोजन आप लिखो H प्लस इज इक्वल्स टू 24। अब आप मुझे बताओ PCO2 कितना है यहाँ पर। अब हमने बोला था ना 24 मल्टीप्लाई बाय PCO2 कितना है, 25.3। 25.3 आप यहाँ पर लिख दोगे, और इसके बाद डिवाइडेड बाय HCO3 कितना है, 16। 16 आप यहाँ पर लिख दोगे। आप मुझे ये कैलकुलेट कर कर बताओ कितना है, 24 मल्टीप्लाई बाय 25.3 डिवाइडेड बाय 16। क्या आंसर आ रहा है, आप मुझे आंसर बताएं। हाँ जी, आंसर बताएं, आंसर क्या है इसका। 37.95, 37.95, ठीक है। अब आपने 37.95 याद रखना है, और एक नंबर आपने याद रखना है पीएच का। पीएच कितनी है, 7.20, और आपका नंबर क्या है, 37.95। ये दो चीजें आपने याद रखनी है। आगे चलते हैं। आपके पास होते हैं हॉस्पिटल्स में, या फिर आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो इस तरह के चार्ट्स। इस तरह के चार्ट्स में क्या लिखा हुआ होता है, ऑलरेडी कैलकुलेशन हुई हुई है कि अगर पीएच इतनी होगी तो उसके हिसाब से हाइड्रोजन आइंस इतने होने चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब आपकी जो रिपोर्ट है वो गलत है। अब हमारी पीएच कितनी थी, 7.20। अभी अभी हमारे केस में आपने देखा था ना कि पीएच कितनी थी, पीएच कितनी थी, 7.20 है ना, ये पीएच थी। हाइड्रोजन आइंस जो हमने कैलकुलेट करे वो कितना है, 37.95। अब आप मुझे यहाँ पर रिपोर्ट में देख के बताओ, इसमें जो हमारे पास पहले से कैलकुलेशन हुई हुई है, आप चेक करो। 7.20 के साथ हाइड्रोजन साइंस कितने होने चाहिए थे, 63। हमारे वाले 63 है या कम है उससे, हमारे पास 63 आया या कम आया उससे नंबर, कम है। यानी कि इसका मतलब क्या है, रिपोर्ट में मसला है, आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं है। आप क्या कहोगे इस पेशेंट को, या फिर आप जिसने भी हॉस्पिटल में करा है, परफॉर्म अगेन, ठीक है, दोबारा से रिपोर्ट लेके आओ। क्योंकि कभी कभार ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं ब्लड डिसऑर्डर्स के अंदर, या फिर पेशेंट में वैसी कोई क्रोनिक कंडीशन चल रही हो, उसमें ये डिस्टरबेंस आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन ये है कि इसके बाद आपने ये नहीं बोलना एसिडोसिस और अल्कलोसिस, इसके बाद आपने रिपोर्ट दोबारा करवानी है, ठीक है। अच्छा, इसमें याद रखना है आपने कि अगर +2 और 4 का फर्क आ रहा है तो कोई भी मसला नहीं है। अगर जैसे कि हमारे यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं और 60 आ जाता तो ये करीब करीब नंबर था, तो इसका मतलब ठीक करा है हम लोगों ने। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। बहुत ज्यादा डिफरेंस का मतलब क्या है, कि आपने परफॉर्म सही तरीके से, जिसने मशीन ने निकाला है या फिर ब्लड में कोई ऐसा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ये आपकी कैलकुलेशन सही नहीं है। तो आप समझ गए किस तरीके से हम चेक करते हैं रिपोर्ट को, बात समझ गए, फॉर्मूला याद हो गया। चलो एक रिपोर्ट चेक करो, मैं आपको आगे आगे ही बता देता हूँ। आपने मुझे चेक करके बतानी है, इधर आ जाओ। हाँ, चलो अब इसमें रिपोर्ट चेक करके मुझे बताओ। पीएच जो है वो 7.30 है, बाइकार्बोनेट 14 है, और PCO2 जो है 30 है। अब हमारा फॉर्मूला वही है हाइड्रोजन आइंस का, ये आपने रिपोर्ट चेक करनी है, मुझे बताना है कि सही है कि गलत है। 24 ये पता है आपको, फिक्स नंबर है फॉर्मूला के अंदर, मल्टीप्लाई बाय PCO2 30 डिवाइडेड बाय 14। आप मुझे बताओ हाइड्रोजन आइंस कितने आ रहे हैं। हाँ जी, हाइड्रोजन आइंस कितने आ रहे हैं पेशेंट में, 7.5, पक्की बात है। 24 × 30 डिवाइडेड बाय 14। नहीं नहीं, 7.5 कहाँ आ रहे हैं मेरिन,
आप सही से एक दफा कैलकुलेट करो, मैं चाह रहा हूँ आप लोग कैलकुलेट करोगे ना तो आपकी प्रैक्टिस होगी, उससे आप मतलब आप गलती करने के चांसेस कम होते हैं। फिर बंदे को ना आदत रहती है कैलकुलेशन करने की, फिर वो अचानक से करता है, उसको याद नहीं रहता, पहले प्लस करना था, माइनस करना था, मल्टीप्लाई करना था, डिवाइड करना था। वेरी गुड, 51.42 सही है। तो अब आप पीएच का नंबर याद रखो 7.30, यानी कि 3 मतलब 30 होता है। और आपका जो नंबर आया है हाइड्रोजन साइन का वो कितना आया है, 51। अब हम चेक कर लेते हैं अपने चार्ट के अंदर कि इसके हिसाब से इतनी होनी चाहिए या हमारे पास कम आई है। तो अगर आप मुझे यहाँ पर चेक करके बताओ, तो आप मुझे बताओ कि हमारे पेशेंट में थी 7.30 पीएच, और हाइड्रोजन आयन देखो इसके हिसाब से सही आए कि खराब आए। चलो जल्दी से बताओ, रिपोर्ट देख के खराब आई है कि सही आई है। हाँ जी बिल्कुल, रिपोर्ट सही आई है, क्योंकि हमने जब देखा तो 50 है। यानी कि अभी मैंने बताया +4 +-4 का डिफरेंस हो तो कोई भी मसला नहीं होता। यहाँ पर हमारे पेशेंट में कोई भी मसला नहीं है। 51 हमारा है, पेशेंट का यहाँ पर 50 लिखा हुआ है कि होना चाहिए, तो यानी कि इसका मतलब रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, समझ गए बात। ये ऐसी चीज बताइए, डॉक्टर भी बहुत कम ही चेक करते हुए आपको, जो बड़े बड़े कंसल्टेंट होते हैं वो सिर्फ देख रहे होते हैं इन चीजों को, बहुत कम लोग आपको इन चीजों के बारे में बताएंगे, वरना वो डायरेक्ट एसिडोसिस और अल्कालोसिस में चले जाते हैं। ठीक है, उस पर बात में जाना है। क्लियर है यहाँ तक बात? डन लिख दो एक, मुझे पता लग जाएगा यहाँ तक क्लियर हो गई है। फिर मैं आगे चलूंगा, आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे, फिर आपको ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी डिसऑर्डर पता लग जाएंगे कि फिर आप बोलेंगे हाँ जी बस पूरा क्लियर हो गया। चलें जी, डन है यहाँ तक बात, तो चलें आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी कंपनसिएशन की, कि कंपनसिएशन क्या चीज होती है। अब बेसिकली कंपनसिएशन क्या होता है, नॉर्मली बॉडी के अंदर कोई भी अगर प्रोसेस चल रहा हो आपकी बॉडी के अंदर, यानी कि कोई भी क्रोनिक कंडीशन चल रही है किसी टाइप की भी, तो बॉडी क्या करती है, ट्राई टू कंपनसिएट, यानी कि उस कंडीशन को कंपनसिएट करने की कोशिश करती है। आपकी बॉडी के अंदर जाहिर बात है सेल्स एंड डिफरेंट, वो उसके फाइट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर किसी का ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा होता है, तो ब्रेन क्या कोशिश करता है कि आपका हार्ट रेट इंक्रीज कर दे, ताकि ब्लड सर्कुलेशन तेज हो और आपका ब्लड प्रेशर ऊपर आ जाए, तो इसको हम कहते हैं कंपनसिएशन। तो बॉडी कंपनसिएट करने की कोशिश कर रही होती है। इसी तरीके से जब आपका एसिडोसिस या अल्कालोसिस का प्रॉब्लम होता है, तो यहां पर भी बॉडी कंपनसिएट करने की कोशिश करती है। मिसाल के तौर पर, जैसे कि बॉडी के अंदर अगर आपके, मिसाल के तौर पर एसिडिक कंडीशन है, एसिडिक कंडीशन के अंदर बॉडी क्या चाहेगी कि बाइकार्बोनेट कम हो या ज्यादा हो। आप मुझे बताएं, अब आपको मेक सेंस और नो सेंस वाला बात पता है। अगर मेरी बॉडी में एसिडिक कंडीशन है तो मैं क्या चाहूंगा बॉडी के, बाइकार्बोनेट कम हो कि ज्यादा हो, यानी कि मैं उसको लॉस करूं या सेव करूं। वेरी गुड जरीन, वेरी गुड। बॉडी क्या चाहेगी, बॉडी चाहेगी जाहिर बात है ज्यादा हो, क्योंकि अगर आपकी एसिडिक कंडीशन हो रही है तो मैं बेस को सेव करना चाहूंगा ना, कि मेरी कंडीशन नॉर्मल हो, तो बेस को मैं क्या करना चाहूंगा, सेव करना चाहूंगा। तो ये कंपनसिएशन का प्रोसेस आपका करती है किडनी। किडनी में से आपका बाइकार्बोनेट लॉस हो रहा होता है, लेकिन जैसी किडनी सेंस करती है ये कि आपकी बॉडी में एसिडिक कंडीशन है, तो वो